नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमसन स्कैटरिंग। तो सबसे पहले थॉमसन स्कैटरिंग होती क्या है? आ, ये जेडी जैक्सन से है। इफ अ प्लेन वेव ऑफ मोनोक्रोमेटिक ईएम रेडिएशन, प्लेन वेव है, मोनोक्रोमेटिक ईएम रेडिएशन है, इज इंसिडेंट ऑन अ फ्री पार्टिकल। ध्यान रखना, एक वेव आ रही है, एक पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट हुई, और उस पार्टिकल के पास चार्ज था E और उसका मास था m। सो उस वेव के साथ पार्टिकल का इंटरेक्शन होगा और पार्टिकल में क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो द पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेटिंग पार्टिकल हमेशा क्या करता है? रेडिएशन इमिट करता है, एंड सो इमिट रेडिएशन। दिस रेडिएशन विल बी इमिटेड इन डायरेक्शन अदर देन दैट ऑफ इंसिडेंट प्लेन वेव। यानी कि इंसिडेंट वेव जो है पार्टिकल से टकराई और पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ और उसने रेडिएशन इमिट की। जो पार्टिकल ने रेडिएशन इमिट की और जो इंसिडेंट वेव आई थी, इनकी डायरेक्शन एक हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, सेम नहीं होती है, क्योंकि वो जो पार्टिकल एक्सेलरेट करता है वो तो अपने अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट कर रहा है, उसको इंसिडेंट वेव से क्या मतलब है। लेकिन बट फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ द पार्टिकल इट विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट रेडिएशन। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में क्या होगा? जो इंसिडेंट वेव आई थी उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी थी, सपोज ओमेगा। तो जिस पार्टिकल से ये कोलाइड करेगी वो पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा और रेडिएशन इमिट करेगा तो वो इमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ओमेगा होगी। दिस होल प्रोसेस मे बी डिस्क्राइब्ड एज स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, और इस स्कैटरिंग को हम बोलते हैं थॉमसन स्कैटरिंग। ठीक है, चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सीजीएस गाउशियन यूनिट रेट सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रिटार्डेड, वो हमारी ये होती है, वो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कन्वर्जन आपको पता है, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन सी स्क्वायर। एक तो ये कन्वर्जन होता है, एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसा यूनिट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है उसमें ये दो कन्वर्जन लगाएंगे तो अपने पास जेडी जैक्सन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला लेते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला ऐसा यूनिट में हम जानते हैं कि सिंपली हमारे पास क्या होता है, लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर। हम जानते हैं ऐसा यूनिट में सिंपली हम क्या लिखते हैं? E क्रॉस H लिखते हैं, जो कि होता है E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट। करेक्ट, हमारे पास यही होता है। यहाँ पे देखिए सीजीएस गाउशियन यूनिट में C/4 पाई E क्रॉस B है, कन्वर्जन से आप निकाल लेना। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है C/4 पाई E A स्क्वायर N। ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन प्रोबेबली आई कैन डू। यहाँ पर देख लीजिए, हमने पढ़ा है पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला। एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की लो चाहे मैग्नेटिक फील्ड की लो, वो आपस में इंटर कन्वर्जन से उसका पॉसिबल हो सकता है। उसको सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पॉइंटिंग वेक्टर का ही फॉर्मूला जो आता है वो अपन ने जब पिछले सेमेस्टर में ईडी पढ़ी थी तब डिराइव किया था। और जो यूई है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम जानते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है। ई नॉट एम्पलीट्यूड होता है और सी की जगह हमने सी रखा है। एंड अब यहाँ पे अपन कन्वर्जन लगाते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको कन्वर्जन बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसकी वैल्यू अपन 1 लेते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई आ जाएगी। सो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह रखेंगे 1/4 पाई, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज है। सो C/8 पाई ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा, और एस की डायरेक्शन वही होती है जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन होती है, इसलिए डायरेक्शन में एन कैप आ जाएगा। सो ये वाला फॉर्मूला क्लियर है आपके पास। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमारे पास रिटार्डेड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। dp/d ओमेगा जो है, ये वाला फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, डेरिवेशन किया था मैंने इसका, C/4 पाई REA का स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे? यस, यहाँ से ये EA जो है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे तो इसका स्क्वायर पुट करेंगे। करेक्ट, और स्क्वायर पुट करने के बाद हमारे पास ये जो नीचे का r का स्क्वायर है, ये इस r के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास स्क्वायर से मिल जाएगा। करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। नाउ सपोज कीजिए कि हमारे पास एक्सेलरेशन v डॉट और n कैप, इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए अल्फा है। अगर अल्फा है तो dp/d ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? E²/4 पाई c जो है वो एज इट इज है। अब ये निकालते हैं अपन n क्रॉस बीटा डॉट। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर दिया है हमें ना, हमें दिया हुआ है n क्रॉस बीटा डॉट इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं n क्रॉस
एन क्रॉस बीटा डॉट कितना हो जाएगा हमारा v डॉट बाई सी हो जाएगा, है ना। सो v डॉट लिख देते हैं और बाई सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि हमारा जो बीटा है वो कितना होता है v बाई सी। सो यहाँ से बीटा डॉट हमारे पास कितना हो जाएगा v डॉट अपॉन सी। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ये अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर लेती हूँ मैं पहले। एन क्रॉस यहाँ पे देखिए n क्रॉस v डॉट है और हमने n और v डॉट के बीच में एंगल जो माना है वो कितना माना है अपन ने अल्फा माना है। सो यहाँ पे अगर अपन इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यार, अपन डायरेक्टली नहीं लिख सकते। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का लगा लेते हैं तो 1/c² ए क्रॉस बी क्रॉस सी में एन डॉट वी डॉट और एन माइनस एन डॉट एन, ये फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं वेक्टर आइडेंटिटी से, वी डॉट और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एन डॉट एन हमारे पास कितना हो जाएगा 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। सो ये आ जाएगा 1/c² और यहाँ पे आ जाएगा एन डॉट वी डॉट, ये वेक्टर है, एन माइनस वी डॉट ये भी वेक्टर है और ये स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे। सो एन डॉट वी डॉट का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर मतलब एन डॉट एन आ जाएगा। सो ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए डॉट बी, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, एन डॉट वी डॉट स्क्वायर प्लस वी डॉट स्क्वायर माइनस 2, ये देखो एन डॉट वी डॉट एन डॉट वी डॉट, तो कितना हो जाएगा एन डॉट वी डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे है एन डॉट वी डॉट स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 एन डॉट वी डॉट स्क्वायर हो जाएगा। सो वी डॉट स्क्वायर को पहले ले लेंगे और माइनस का एन डॉट वी डॉट स्क्वायर बचेगा, करेक्ट। अब हमारे पास इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने अल्फा माना है। सो वी डॉट स्क्वायर माइनस इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, सो मोड ऑफ एन मोड ऑफ वी डॉट कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एन जो है वो तो 1 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा वी डॉट स्क्वायर माइनस वी डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी डॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी मैंने थीटा ले लिया है जबकि हमने एंगल माना था अल्फा, तो ये हो जाएगा वी डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और साथ में 1/c² रिमेनिंग रहेगा। सो अब यहाँ पे देखो ये टर्म मैंने प्रूव करके बता दिया आपको, है ना, वी डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय c² और ये कोफिशिएंट एज इट इज था। इसको थोड़ा सा c को वापस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो मान लीजिए अपन एप्सिलॉन कैप लेते हैं। ध्यान रहे एप्सिलॉन यहाँ पे परमिटिविटी नहीं है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपने एन कैप रिप्रेजेंट किया है उसी तरह से जिस डायरेक्शन में पोलराइजेशन हो रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एप्सिलॉन कैप है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड आएगा ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या ली है एप्सिलॉन कैप ली है। नाउ फ्रॉम द फोर्स इक्वेशन, फोर्स हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। सो मास एक्सेलरेशन v डॉट हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा e इंटू ई, यहाँ से v डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये m नीचे चला जाएगा, सो e बाय एम आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपको यहाँ से मिली है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। सो हमें v डॉट मिल चुका है। अब इफ वी अस्यूम दैट द चार्ज मूव्स a negligible part of the wavelength during one cycle of oscillation then time average, ये कुछ नहीं करना, आपको टाइम एवरेज लेना है इसका, v डॉट का टाइम एवरेज लेना है। सो v डॉट स्क्वायर का टाइम एवरेज लेना है। सो आप इसका स्क्वायर कीजिए इस इक्वेशन का,
अगर अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ई बाय एम है उसका स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास ई नोट है उसका स्क्वायर हो जाएगा ई नोट स्क्वायर, और ये एक्सपोनेंशियल को अपन ओपन करेंगे तो ये कॉस और साइन में आएगा, और अपन क्या करेंगे, केवल रियल पार्ट कंसीडर करेंगे क्योंकि अपन वेलोसिटी को रियल रखना चाहते हैं। तो इसका रियल पार्ट जो होगा उसमें कॉस स्क्वायर का टर्म होगा, और कॉस स्क्वायर का जो टाइम एवरेज होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, और ये 1/2 हमारे पास आ गया। सो वेलोसिटी का यानी कि वी डॉट स्क्वायर का जो टाइम एवरेज है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास इसका टाइम एवरेज जो है वो कितना आ जाएगा, 1/2 ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर। करेक्ट। सो हमारे पास एवरेज पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल डीपी बाई डी ओमेगा का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास में, ये रहा फॉर्मूला, देखो ये वाला फॉर्मूला जहां पर मैं रेड सर्कल कर रही हूँ उसमें हम ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई सी क्यूब को एज इट इज रखेंगे, और ये जो वी डॉट स्क्वायर है इस वी डॉट स्क्वायर की जगह उसके टाइम एवरेज की वैल्यू रखेंगे जो हमने अभी भी निकाली। सो बाकी टर्म एज इट इज छोड़ दिया और वी डॉट स्क्वायर का एवरेज ले लिया, और फिर ये जो वैल्यू है यहाँ से ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दी, सो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ओके। अब बाकी टर्म हमारे जो कांस्टेंट है उनको एक साइड ले लो, और हमारे पास यहाँ बच गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमें क्या करना है, द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ी है तो वहां पे आपने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज गिवन बाय डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, और अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिया जाए तो ये होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जो इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स इज जस्ट द टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, ये हमारे पास क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वो इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास वो वाली जो वैल्यू है वो c बाई 8 पाई ई नॉट स्क्वायर हो जाएगी, और ये c बाई 8 पाई मैंने आई होप बता दी आपको, अभी बताई थी क्या मैंने आपको, टाइम एवरेज लेना है, इसका टाइम एवरेज लेना है, आई डोंट नो मैंने आपको बता दिया नहीं बताई थी। हमारे पास s जो होता है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बता दिया था शायद, है ना, फिर 1/2 ये यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई ई नॉट स्क्वायर, और c हो जाएगा, और ये c/8 पाई हो जाएगा हमारे पास, और ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है, ये c/8 पाई ई नॉट स्क्वायर। सो ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर यानी डिनोमिनेटर तो हमारे पास आ चुका है, और न्यूमरेटर ये रहा। करेक्ट, ये न्यूमरेटर है ध्यान रखना, और ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर c/8 पाई से c/8 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर से ई नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है इसके फॉर्मूले में बस इतना सा पार्ट बचेगा। सो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमारे पास एक डायग्राम, इफ द वेव इज इंसिडेंट अलोंग द जेड एक्सिस, तो जो जेड डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर वेव उस डायरेक्शन में जा रही है तो के वेक्टर तो उस डायरेक्शन में होगा। इट्स पोलराइजेशन वेक्टर हम ले रहे हैं एप्सिलॉन कैप क्योंकि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेकिंग एन एंगल साई विद एक्स एक्सिस। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है उसका एक्स एक्सिस के साथ साई एंगल बनाना है। सो मैं रेड कलर से बना रही हूँ पोलराइजेशन एक्सिस को। सो पोलराइजेशन वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन कैप, और ये है पोलराइजेशन एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस है, और इन दोनों के बीच में एंगल हमें कहा जा रहा है साई बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो है वो साई एंगल बन रहा है। ठीक है। देन द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है स्कैटरिंग कोएफिशिएंट है इसमें एंगल वाला पार्ट का है, एंगल वाला पार्ट यहाँ पे है। सो जाहिर सी बात है कि जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये वाला फैक्टर ही देगा। सो हमें एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इसका लेना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा जो होता है वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। सो 1 माइनस, अब यहाँ पे कोस अल्फा निकालना है अपन को। सो कोस अल्फा निकालने के लिए देखिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से एक बिल्कुल हवा में एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं एन कैप। ठीक है। और यहाँ से मैंने पिछले वाले केसेस में भी आपको बताया था कैसे लेते हैं, अगर ये थीटा है सो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एन कैप कॉस थीटा, और ये देखो हॉरिजॉन्टल में यानी एक्स वाई प्लेन में इसका जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर ये हो जाएगा मोड ऑफ एन साइन थीटा, ये वेक्टर हमारा एन साइन थीटा आ रहा है। अब हमारा जो एन साइन थीटा वाली डायरेक्शन है और पोलराइजेशन है उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, सो वो एंगल आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर आपको ये वाला पूरा एंगल, क्योंकि हमारे पास जो एन कैप डायरेक्शन होती है, हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत बार पढ़ते हैं, ये जो एन कैप का परपेंडिकुलर हम एक्स वाई प्लेन पे डालते हैं, इसका एक्स के साथ जो एंगल बनता है वो फाई होता है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने बताया है, ब्लैक कलर से जो एंगल बन रहा है दैट इज फाई। अब आपके पास फाई और साई है, तो आप मुझे बताइए कि मैं एक कलर लेती हूँ, ग्रीन कलर लेती हूँ, ये वाला एंगल, अच्छा ग्रीन कलर दिखेगा भी नहीं, मुझे डार्क कलर लेना पड़ेगा, और डार्क भी मेरे पास, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं। ये देखो,
ये वाला एंगल जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है, बस ये वाला एंगल कितना बचेगा? अगर टोटल एंगल फाई है उसमें से ये साई माइनस कर दो तो ये वाला जो एंगल बच रहा है दैट इज फाई माइनस साइन। ठीक है, अब आप बताइए कि दो वेक्टर बना रही हूँ मैं यहाँ पे, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर आ रहा है। ठीक है, ये वाला वेक्टर जो है मेरा एप्सिलॉन कैप है और ये वाला वेक्टर जो है मेरा इधर है एन साइन थीटा, करेक्ट। और इन दोनों के बीच में मेरा एंगल बन रहा है फाई माइनस साइन। तो अगर ये जो एन साइन थीटा है इसके मैं दो कंपोनेंट लेती हूँ, एप्सिलॉन कैप की डायरेक्शन में यानी एप्सिलॉन कैप के पैरेलल और एक एप्सिलॉन कैप के परपेंडिकुलर, है ना, एक एप्सिलॉन कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक इसके पैरेलल डायरेक्शन में। तो एप्सिलॉन की डायरेक्शन में यानी कि पोलराइजेशन की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? इस एन साइन थीटा का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो होगा एन साइन थीटा कॉस और दोनों के बीच का एंगल विच इज फाई माइनस साई। सो कॉस एल्फा जो होगा हमारे पास में, कॉस एल्फा जो होगा वो एल्फा एंगल हमारे पास में कितना हो जाएगा? साइन थीटा, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? अभी हमने निकाला है साइन थीटा, क्योंकि ये अलोंग द पोलराइजेशन लेना है, हमें पोलराइजेशन के डायरेक्शन में लेना है। पोलराइजेशन की डायरेक्शन में क्यों लेना है अभी बताती हूँ। तो साइन थीटा कॉस फाई माइनस साई ये बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा करना है तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में। अब देखो, फॉर अनपोलराइज्ड रेडिएशन, अगर कोई रेडिएशन अनपोलराइज्ड होती है तो उसका मतलब उसके जो वेक्टर होते हैं वो सारी डायरेक्शन में होती है, क्योंकि आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है? जिसके पोलराइजेशन वेक्टर जो होते हैं इस तरह से 3D में होते हैं, सारी डायरेक्शन में होते हैं। अगर वो सारी डायरेक्शन में है तो यहाँ पर कौन सा एंगल है जो कि पोलराइजेशन वेक्टर से डिसाइड हो रहा है? बताओ। अब इस डायरेक्शन डायग्राम को ध्यान से देखना, यहाँ पर तीन एंगल है, साई, फाई और फाई माइनस साई। तीनों एक बार मैं नीचे बनाती हूँ यहाँ पे, है ना। तीन एंगल बन रहे हैं हमारे पास में यहाँ पे, क्योंकि मुझे बताना है कि हमें तीन लाइन बना दी मैंने। फर्स्ट दो, ये एंगल तो बन रहा है साई और ये बन रहा है हमारा फाई माइनस साई और ये पूरा एंगल बन रहा है हमारा फाई और ये हमारा है पोलराइजेशन वेक्टर, जो कि किस, अब अनपोलराइज लाइट ले रहे हैं, अगर अनपोलराइज्ड वेव ले रहे हैं तो एप्सिलॉन कैप जो है उसकी डायरेक्शन चारों तरफ पॉसिबल है, करेक्ट, सारी डायरेक्शन में घूम सकता है वो। तो जब एप्सिलॉन वेक्टर चेंज होगा तो बेसिकली हमारा कौन सा एंगल चेंज होगा? साई चेंज होगा, करेक्ट। या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था साइन थीटा कॉस फाई माइनस साई। अब सिम हमारे जब एप्सिलॉन कैप जब जैसे जैसे बदलेगा तो आप बताइए क्या फाई चेंज होगा? फाई है एक्स एक्सिस के बीच में और इधर आ रहा था एन साइन थीटा। तो जैसे जैसे एप्सिलॉन कैप की डायरेक्शन चेंज होगी यानी कि पोलराइजेशन चेंज होगा तो क्या बताइए फाई चेंज होगा? फाई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फाई जो है वो एंगल एक्स एक्सिस में बन रहा है जो कि फिक्स्ड रहेगा और एन साइन थीटा भी आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि आपका कौन सी लाइन चेंज हो रही है? सिर्फ एप्सिलॉन कैप। तो एप्सिलॉन कैप की डायरेक्शन चेंज होने से यहाँ पर दो एंगल चेंज होंगे, एक तो साई चेंज होगा और उस साई के चेंज होने की वजह से फाई माइनस साई चेंज होगा। लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में सिंपल साई, केवल साई तो है ही नहीं, हमारे पास तो केवल फाई माइनस साई है। इसका मतलब साइन थीटा में भी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल जब अनपोलराइज्ड के लिए हमारे पास साई कैप जो है वो सभी डायरेक्शन में जाएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल उन सबका एवरेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो एंगल दिख रहे हैं हमें, एक तो साइन थीटा का टर्म दिख रहा है, एक कॉस फाई माइनस साई का दिख रहा है, लेकिन हम एवरेज किसका लेंगे? केवल कॉस फाई माइनस साई का लेंगे, क्योंकि उसमें साई एंगल बन रहा है और साई एंगल जो है वो एप्सिलॉन कैप की डायरेक्शन से डिसाइड हो रहा है। सो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फॉर अनपोलराइज्ड रेडिएशन द क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय एवरेजिंग ओवर द एंगल साई। ये साई पे लेना हमें एवरेज, तो इसलिए डी सिग्मा बाय डी ओमेगा का फॉर्मूला लेंगे, वापस वो वाला फॉर्मूला लेंगे जो हमें ऊपर मिला है, ये देखो यहाँ पे। तो ई स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज लिखना है और ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है, इस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा की जगह रखनी है। सो हमने ये रख दी और इसके एवरेज लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? इसका यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, ये भी हमने कर दिया।
और साइन स्क्वायर थीटा भी ले लिया। उसके बाद हमारे पास में केवल साई पे एवरेज लगना है, बाकी कुछ भी फाई पे भी चेंज, फाई तो चेंज होगा ही नहीं, करेक्ट। सो फर्स्ट टर्म पे देखिए, फर्स्ट टर्म पे हमारे पास में एवरेज लगाएंगे तो इस फाई का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो ये टर्म एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर साई है, सो कॉस स्क्वायर साई का एवरेज कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। सेकंड में साइन स्क्वायर फाई एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर साई है, साई का अगेन एवरेज लेना है तो 1/2 हो जाएगा, सो ये बच जाएगा। और यहाँ पे सिंपल कॉस फाई है, और कॉस साई का एवरेज 0 होता है, और साइन साई का भी एवरेज 0 होता है, क्योंकि सिंपल कॉस और साइन में एंगल इस तरह से बनते हैं, तो जितना पॉजिटिव पार्ट होता है उतना ही नेगेटिव होता है। एवरेज कॉस थीटा और एवरेज साइन थीटा हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं, इनका स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है। बाकी सारे टर्म हमने एज इट इज लगा दिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ये जो टर्म बचे हैं उनको अपन ने कर दिया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, तो हमारे पास ये टर्म आ गया। साइन स्क्वायर थीटा को हमने रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, सो 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो फॉर्मूला होता है ये थॉमसन फॉर्मूला फॉर स्कैटरिंग होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थॉमसन फॉर्मूला फॉर स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन बाय अ फ्री चार्ज। द टोटल स्कैटरिंग, ये तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, अगर टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास आता है इसका, नो डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड, जितना डेरिवेशन आपको मैंने करवाया है उतना सफिशियंट है। तो दिस वाज थॉमसन स्कैटरिंग।